गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकेंड वीडियो है हिंदी ग्रामर का। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा भाषा, व्याकरण और लिपि क्या होती है। उसके बाद आपने देखा वर्ण और वर्णमाला क्या होती है। तो आगे हम देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर और व्यंजनों को भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इनको हमने प्रयत्न के आधार पर और स्थान के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्वर हैं उनको प्रयत्न के आधार पर हमने कैसे बांटा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर की डेफिनेशन। देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। इस प्रकार स्वर ध्वनियां होती हैं। इनकी कुल संख्या 11 होती है। मतलब कि जो स्वर होते हैं, स्वरों को आप जब बोलेंगे जैसे आ ई उ, तो आप अपने मुंह का जो शेप है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है। मतलब वो एक फ्लो में आवाज निकल रही है उसकी। तो इसी का ही मतलब होता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। और स्वर क्या होती हैं? ध्वनियां होती हैं और इनकी कुल संख्या होती है 11। अब 11 कौन कौन सी होती है देखते हैं हम। आ ई उ। अब यहाँ पर र ऋषि का भी इसमें शामिल किया गया है। किसमें? स्वर में। ए ओ औ, ये हो गए आपके 11 स्वर। अब इनको हमने और इनके भेद किए हैं, इनको और बांटा हुआ है। उनको किस आधार पर बांटा है ये देखते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। देखिए, मतलब जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो एक तो उसमें से उच्चारण करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि वो कहीं पर भी कोई भी हमारा मुंह के अंदर का कोई भी पार्ट कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। पहली चीज तो ये हो जाती है। और जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं उनको बोलने में कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है और किसी को उन दोनों से भी ज्यादा समय लगता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने स्वरों को 4 भागों में बांटा। वैसे तो उनको 3 भागों में ही बांटा जाता है, मगर ये जो आखिरी वाला है संयुक्त स्वर, इनको भी हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें 2 स्वर जुड़े होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से किए हैं हमने। 4 भेद स्वर के कौन कौन से हैं। तो पहला होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर और चौथा संयुक्त स्वर। सबसे पहले हम लघु स्वर के बारे में देखते हैं कि लघु स्वर क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, लघु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। आप ये संख्या जरूर याद करिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लघु स्वरों की संख्या कितनी है। वो ये नहीं पूछेगा कि इनमें से लघु स्वर कौन से हैं, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि इनकी संख्या आपके स्वर में कितनी है, लघु स्वरों या ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो देखिए, लघु स्वर कौन कौन से हैं हमारे स्वरों की जो 11 स्वर हैं उनमें से छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और र ऋषि का जो है वो क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब कि हमने छोटा अ, छोटी ई, मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे हम। कैसे उच्चारण करेंगे? अ ई उ ऋषि, है ना। री बोलते हैं उसको। ऋषि का जो रहता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है री करके होता है ना। तो इनमें हमको कम समय लगा। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर की परिभाषा देखते हैं कि इसको बोलते समय लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है और इनकी संख्या 7 है। 11 में से 4 तो हो गए आपके लघु स्वर, लेकिन उसके बाद जितने बचे हैं वो कितने हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ए ओ औ। अब आप थोड़ा सा इनको दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा? इसमें कम समय लग रहा है और जस्ट इससे इसमें डबल समय लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है जब हम बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि प्लुत स्वर क्या होते हैं।
देखिए प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से 2 गुना तथा लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी बचपन में। कॉमिक्स में जब वो एक ऐसे कोई मुक्का मारता है तो आपको वहां पर लिखा हुआ दिख जाता है, ऐसे ऐस करके लिखा हुआ आता है। इसमें एक बॉक्स बना रहता है, उसमें ऐसे करके लिखा होता है, मतलब कि जो साउंड है वो आ करके थोड़ा दूर तक जा रहा होता है, तो वही क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे कि आप जब ओम का उच्चारण करते हो तो ओम तो नहीं बोल देते, उसमें क्या होता है? ओम, तो वो ओ के और माँ के बीच में जो साउंड आ रहा है वही क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे कि जब गांधी जी ने अपना शरीर छोड़ा था, जब उनको गोली लगी थी, तब उनके मुंह से एकदम से क्या निकला था? हे राम। तो उन्हें हे राम तो नहीं बोल दिया था, उन्होंने क्या बोला? हे राम, ऐसा बोला था। तो वो वही जो बीच में जो ऐसे करके जो आ जाता है, गैप आ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर को इसी साइन में, एस साइन में ही इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होते हैं और इसमें क्या क्या आते हैं। तो वे स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है वह संयुक्त स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा ए, ओ, औ, ये 4 जो हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और ये किन किन से मिलके बने हुए हैं? कौन से 2 ऐसे स्वर हैं जिनसे मिलके बने हुए हैं? तो वो देखते हैं अब हम। तो छोटा अ या बड़ा अ प्लस छोटा ई या बड़ा ई, तो इनके मेल से क्या बनता है? ए बनता है। बड़ा अ या छोटा अ या बड़ा अ फिर ए और ए से मिलकर ए बनता है। छोटा अ या बड़ा अ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों से मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। फिर छोटा अ या बड़ा अ प्लस ओ और औ से मिलकर क्या बनता है? औ बनता है। तो ये जो है वो संयुक्त स्वर हैं जो कि 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं। आगे देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं? देखिए प्रयत्न के आधार पर जो है, अभी हम प्रयत्न के आधार पर पढ़ रहे हैं, मतलब कि बोलना के आधार पर कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं व्यंजनों को, वो देखते हैं। तो व्यंजन जो है उसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा अ स्वर जुड़ा होता है। इनकी संख्या 33 है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी जो स्वर होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनको बोलने के लिए हमको किसी और की मुंह के किसी भी पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो फ्लो में निकल जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन जो है उन हर व्यंजन में छोटा अ की मात्रा जुड़ी हुई होती है, चाहे उसमें आपको मात्रा ना भी दिखे तब भी उसमें छोटे आ की मात्रा जुड़ी हुई होती है। तो इस आधार पर 33 व्यंजन होते हैं और उनको हमने प्रयत्न के आधार पर 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें कुल 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ण अपने वर्ग के प्रथम वर्ण से पहचाना जाता है। देखिए जहां से भी हम बोलते हैं, मतलब कि हमारा गला होता है, गले के ऊपर गले में जब आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आप गले में हाथ रखकर देखिएगा तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। तो वही वहां से भी हम उच्चारण करते हैं। थोड़ा और ऊपर आएंगे जहां पर आपकी चिन है, चिन के नीचे वाले पार्ट में भी आप देखेंगे तो आपको वहां पर भी वाइब्रेशन फील होगा। उसके बाद हमारे मुंह के अंदर का जितना पार्ट होता है उसमें अगर हम देखें तो कहीं पर हमारी जीभ टच करती है, कहीं किसी वर्ण में हमारे दांत टच करते हैं, किसी वर्ण में जीभ के दोनों साइड में से हवा निकलकर बाहर जाती है, तब हम उस वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। तो ये होता है प्रयत्न के आधार पर। लेकिन उसको भी जब हमने 3 भागों में बांटा तो जो स्पर्श के आधार पर है, तो जो स्पर्श के आधार पर आपने देखा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ से बाहर निकलकर मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है ना, मतलब कहीं ना कहीं टच करती है मुंह के किसी भी पार्ट को, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनको 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। और 5 जो वर्ग है, जितने भी उसमें वर्ण आते हैं वो अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के नंबर अक्षर से पहचाने जाते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे आप
कि मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हुए हैं। सबसे पहले कॉलम में है वर्ग, दूसरे में है स्पर्श व्यंजन, और इनका स्थान जो है, उच्चारण कहाँ से होता है, किस स्थान से, मुख के किस स्थान से होता है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं? क, ख, ग, घ, ण। इसको अणा बोलते हैं। वैसे तो अणा मतलब कि यहाँ ये इसमें डिफरेंस है, ये यहाँ पर बिंदी है, और आप यहाँ पर ये देखेंगे इसमें कोई डॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डॉट लगी रहती है, इसको अणा बोला जाता है। लेकिन फ्लो में वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अणा करके निकल जाता है, लेकिन इसको अणा बोला जाता है। ठीक है, तो का वर्ग में 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं, चा वर्ग में 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसी तरह टा, ता और पा में भी 5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। मतलब का से लेकर मा तक जितने भी व्यंजन वर्ण है वो सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इन का वर्ग के जितने स्पर्श व्यंजन, 5 स्पर्श व्यंजन है, देखिए आप देखेंगे इनको कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। हम जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं वो हम गले की 5 स्थितियों से करते हैं, गले के 5 जगह से हम उनका उच्चारण करते हैं। तो सबसे नीचे मतलब कि जहाँ गला है आपका शुरू होता है गला, वहां पर अगर आप फील करेंगे, हाथ टच करेंगे, तो वहां पर आपको वाइब्रेशन फील होगा, तो वो कहलाता है कंठ। कंठ से ऊपर जब आप आएंगे, मुंह के उसमें आएंगे, तो जो जीभ के साइड वाला है, जैसे आप चा बोलते हैं, चा, तो जीभ जो है वो आपकी जो है, आप उसको फील करके देखिएगा, दोनों जीभ के साइड वाले पार्ट जो हैं वो ऊपर टच होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो जो ऊपर वाला जीभ को जहां ऊपर टच करती है वो कहलाता है तालु। उसके बाद आता है ट। टा को देखेंगे आप, आपकी जीभ पलटती है ट, तो जहां पर वो गड्ढा वाला पार्ट आपका जीभ का पड़ता है वो कहलाता है मूर्धा। और ता जो बोलते हैं आप, तो जीभ जो आपकी है वो दांतों से टच होती है, उसको बोलते हैं दंत। और जो पा वर्ग है, पा के जितने भी वर्ण हैं आप उनको जहां से बोलते हैं वहां से आपके होंठ टच होते हैं, लिप्स आपके वहां पर टच होते हैं। तो ये 5 आपके गला है जो जहां से आप वर्णों का उच्चारण करते हैं, ये उनकी बोलने की स्थिति है। तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, ता वर्ग का उच्चारण तंत से, और पा वर्ग का उच्चारण होठ से होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।